अभी आपने रिजेक्शन के बारे में बताया कि एडवाइज़र को मार्केट में रिजेक्शन मिलता है। आप तो ट्रेनर हो, तो आपके प्रोफेशन में भी रिजेक्शन मिलता होगा, तो आप उस समय कैसे अपने आप को मतलब टिका पाते हो, मतलब कैसे कॉन्फिडेंस आपका टिका रहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। और मुझे जहाँ तक याद आता है मुझसे ये सवाल किसी ने नहीं दूसरा पूछा इसी के साथ मैं जुड़ के ये बोल देता हूँ कि इतना बड़ा आप जो रिसोर्ट बना रहे हो, है। करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, तो ये तो रात की नींद आपकी किसी भी व्यक्ति की हराम हो जाएगी, है ना? तो भी आप हमेशा अपने वीडियो में हंसते रहते हो, मतलब स्माइलिंग फेस होता है आपका, तो इतने मतलब आराम से कैसे आप ये मैनेज कर सकते हो आप? बिल्कुल। देखिए, इंश्योरेंस के रेफरेंस में, एडवाइजर के रेफरेंस में भी और मेरे रेफरेंस में मैं आपको बताऊं कि जब आप कोई भी चीज़ को समझ जाते हैं ना, हाँ। तो आपको वो तकलीफ है उसको आप पास कर जाते हैं। यू जस्ट गो थ्रू दैट प्रोसेस, है ना? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं इसको किस तरह से लेता हूँ। मैं अगर किसी भी व्यक्ति को बोल रहा हूँ, जैसा आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझिए कि एक व्यक्ति घर बनाता है ना, 2 बेडरूम हॉल किचन का, तो उसमें रातों की नींद हराम हो जाती है। उसमें हैंडल करना, मैनेज करना भारी पड़ जाता है। ये तो 9 एकड़ का प्रोजेक्ट है, विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा इंश्योरेंस थीम रिसोर्ट, और विश्व का सबसे बड़ा शिव तीर्थ बना रहा हूँ मैं। तो निश्चित रूप से रातों की नींद हराम होती है, मैं 4 घंटे से ज़्यादा सो नहीं पाता हूँ, है ना? लेकिन मैं इस प्रेशर को कैसे झेलता हूँ, समझिए मैं कैसे हैंडल करता हूँ। मैं मन में ये सोचता हूँ, सपोज मैंने आपको बोला कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आप इसमें इन्वेस्ट करिए। तो क्या सब लोग इन्वेस्ट कर देते हैं? नहीं, तो मुझे भी रिजेक्शन मिलता है। रेशो वही है, 70,000 लोगों में से 2000 लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, मैंने इसके शेयर्स इश्यू किए हैं, बॉन्ड इश्यू किए हैं। आप देखिए, एक स्वामीनारायण संप्रदाय के मंदिर का अनाउंसमेंट होता है तो 300 करोड़ रातों रात इकट्ठा हो जाता है ना? एक वैष्णव हवेली बनाते हैं तो 150 करोड़ रातों रात इकट्ठा हो जाता है। ठीक वैसे इंश्योरेंस का ये तो भव्य तीर्थ बन रहा है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ठीक है? तो मैं समझता हूँ कि ओके ठीक है, मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि बनना तो है ही, क्योंकि मैंने जब ये काम शुरू किया था, ओरिजिनल समझिएगा, और एडवाइजर को भी ओरिजिन ऑफ थॉट समझना पड़ेगा। मैंने जब ये काम शुरू किया था तब मैंने खुद के सामने ये शर्त नहीं रखी थी कि लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं ये काम करूंगा। समझना, मैं ये काम करना चाहता हूं, मैं बिलीव करता हूं कि एक एडवाइजर को रिस्पेक्ट, ऑनर एंड डिग्निटी मिलना चाहिए, इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूं। ये सपोर्ट करेगा, वो सपोर्ट करेगा, वो सपोर्ट करेगा तो करूंगा, ऐसी शर्त नहीं थी। तो मैंने बीड़ा उठाया ना, तो ये व्यक्ति ना बोलता है तो इट्स ओके, सही बात, विजन मेरा है, यहां से एनर्जी आती है। मैंने किसी की शर्त नहीं रखी थी कि ये सपोर्ट करेगा तो ही करूंगा, पहली चीज। दूसरा, अब है तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, तो बनेगा भी, ये भी नक्की बात है। आप देखो इस लेवल तक हम पहुंच गए हैं, पहुंच गए, और आगे आने वाले कुछ समय में ये बहुत भव्य बन जाएगा। अभी आप मुझे ना बोलते हो तो मुझे दुख होता है, लेकिन मैं इसको इस तरह से समझता हूं कि मेरा दुख टेम्परेरी दुख है। ठीक है? क्योंकि आप ना बोलोगे मैं किसी और से बात करूंगा, वो ना बोलेगा किसी और से बात करूंगा, तो मेरे पास एक तो ऑप्शन बहुत ज्यादा है, मैंने शर्त रखी नहीं थी कि आप यहां बोलो। और तीसरा, टेम्परेरी है ये, क्योंकि आज नहीं बनेगा, 1 साल नहीं 2 साल बाद बन जाएगा। तो मेरे को तो 2 साल ही पेन होने वाला है, लेकिन जब बन जाएगा पूरा, मुझे तो अभी भी बहुत आनंद आता है, मेरी यहाँ से जाने की ही इच्छा नहीं होती है। सही बात, ठीक है? सो अगर मेरा ये बन जाएगा, जिस दिन बन जाएगा उस दिन मेरा जो खुशी होगी वो परमानेंट होगी। सो टेम्परेरी दुख के सामने परमानेंट सुख, मेरे पास ये ऑप्शन है। लेकिन जो मुझे मना कर रहा है वो अभी टेम्परेरी खुश हो रहा है कि ना बोल दिया, मैंने नहीं इन्वेस्ट किया, अरे पता नहीं क्या होगा, लेकिन उसको परमानेंट दुख मिलने वाला है। सही बात है, क्योंकि जब बन जाएगा ये, तब एंट्री मिलेगी नहीं, तब आप शेयर्स नहीं मिलेंगे, तब आपको बॉन्ड नहीं मिलेंगे, क्योंकि तब हमको जरूरत ही नहीं होगी। तो मैं लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया इस अवसर को चूकना मत। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा ताजमहल के शेयर मिल रहे होते और आपके परदादा जी ने ले लिए होते, और वो सर्टिफिकेट होता ताजमहल के शेयर का, जिसके ऊपर शाहजहां के साइन होते और स्टैंप लगा होता। शेयर की वैल्यू से ज्यादा उस सर्टिफिकेट की वैल्यू होती। सही बात, ख्याल आ रहा है? तो मैं तो इतिहास रच रहा हूं, मैं हमेशा ऐसा बोलता हूं, मैं इतिहास रच रहा हूं। आपको सिर्फ इतना सा निर्णय लेना है कि आप उसमें भागीदार होना चाहते हैं कि नहीं। सही बात है, ठीक है? मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप शामिल होगे तो मैं इतिहास रचूंगा, नो। तो ये जो एनर्जी है ये इस क्लैरिटी से आती है। सही बात है, ठीक है? एडवाइजर को भी ये समझना पड़ेगा कि वो मुझे मीटिंग दे दे तो मैं इंश्योरेंस के प्रोफेशन में रहूंगा, वो मुझे पॉलिसी दे दे तो मैं इंश्योरेंस, ये शर्त मत रखो।
ये शर्त रखोगे तो कंट्रोल आपने किसी और को दे दिया, किसी और को कंट्रोल। अरे सीधी सी बात है सर, आप अपनी बाइक किसी को दो, दोस्त बोलता है अरे ठाकुर साहब दो ना यार, मुझे बाइक जाके आना है, चाचा जी आ रहे स्टेशन से लेके आना है। वो 6 किलोमीटर चला के आएगा ना बाइक, मैं बता रहा हूँ आपको, वापस आप बाइक चलाओगे आपको पता चलेगा खड्डे में कुदाया लगता है, बम्पर पे भी ध्यान नहीं रखा है, वो पता चल जाता है किसी और के हाथ लगते ही बाइक को। मैं कहता हूँ एक बाइक किसी को 2 घंटे के लिए दे देते हो, बैंड बजा देता है, आप अपना पूरा का पूरा मॉरल और अपना पूरा पूरा जोश किसी दूसरे के हाथ में कैसे दे सकते हो? वो बैंड बजा ही देगा उसकी। सही बात है। मैं मेरा कंट्रोल मेरे पास रखता हूँ। हाँ, आप जुड़िए इससे। अच्छा, आपको शेयर्स नहीं, बॉन्ड नहीं, कुछ और, तो आप मुझे आइडिया दीजिए कि किस तरह से मैं वो स्कोप क्रिएट कर दूंगा कि ठीक है ऐसे जुड़ जाइए, पर जुड़िए, क्योंकि पहली बार विश्व के इतिहास में इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए कुछ भी हो रहा है। सही बात है। ठीक है, सो एनर्जी वहां से आती है, बड़े लक्ष्य से आती है। अगर आपका लक्ष्य बड़ा, मैंने 131 दिन 131 शहर 131 ट्रेनिंग का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। हाँ। ठीक है, जो कोरोना से जस्ट पहले, तो अपन 4 दिन कहीं घूमने जाते हैं, थक जाते हैं, 2 दिन रेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, और 131 दिन लगातार वो ऊपर गाड़ी आपने देखी है, 22,000 किलोमीटर अकेले ड्राइविंग किया मैंने। अच्छा, कहां से एनर्जी आई? बड़ा काम कर रहे हैं। मैं अगर 10 दिन की ट्रेनिंग करता तो शायद मैं थक जाता, लेकिन 131 दिन, आज तक न भूतो न भविष्यति। आप भी, मैं एडवाइजर्स को भी ऐसा ही बोलता हूं कि आप कुछ ऐसा टारगेट मत रखिए 10 लाख कमीशन कमाऊंगा, थक जाओगे। आप ऐसा टारगेट मत रखिए कि 20 लाख प्रीमियम करूंगा, थक जाओगे। आप ऐसा लक्ष्य रखिए कि मैं एक ऐसा व्यक्ति के रूप में पहचान बनाना चाहता हूं, पहचान शब्द के ऊपर गौर करना, मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचान बनाना चाहता हूं जो रोज सुबह एक व्यक्ति को इंश्योरेंस करके ऑफिस पहुंचता है। हाँ। ऐसा किसी ब्रांच में रिकॉर्ड नहीं है। आपका चेयरमैन पूछे ना जितेंद्र जी, ब्रांच मैनेजर को कि आज कितना लॉगिन होगा, हाँ। तो आपका ब्रांच मैनेजर क्या जवाब देना चाहिए कि बाकी सबका पता नहीं है सर, 9 बजे एक जितेंद्र जी की पॉलिसी लॉगिन होगी। सही बात है, सही बात। इतना जिस दिन आइडेंटिटी बन जाएगी ना, हाँ। इसका मतलब है आप कभी डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते, क्योंकि तब आपका पर्पस, आपका जो उद्देश्य है वो आपको एनर्जी देता है। मेरा उद्देश्य मुझे एनर्जी देता है। मैंने मेरे बच्चे को भी बोला है, ये जवाब थोड़ा शायद लंबा हो रहा है, हाँ। पर मैंने मेरे बच्चे को भी बोला है कि ये मैं उसके लिए नहीं बना रहा हूं। ठीक है, उसके पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर रहेंगे, वो शेयर होल्डर होगा, लेकिन ये मैं बना रहा हूं उस प्रोफेशन के लिए, उस प्रोफेशनल व्यक्ति के लिए जिससे रिस्पेक्ट, ऑनर, डिग्निटी का हक बनता है। एडवाइजर मेरी मम्मी के नाम पे रिसोर्ट का नाम रख सकता था, अच्छा नाम है मेरी मम्मी का, मेरी दादी के नाम पे रख सकता था, बहुत प्यार करती थी वो मुझे, लेकिन एडवाइजर के लिए करना है, क्योंकि वो डिजर्व करता है। एजेंट डिजर्व नहीं करता है, एडवाइजर डिजर्व करता है। तो आप बड़ा सोचेंगे, वहां से एनर्जी मिलेगी। अगर आपकी एनर्जी नहीं है, इसका मतलब आप छोटा सोच रहे हैं। सही बात है सर। अभी थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। बिल्कुल। आपका स्कूल कॉलेज का एजुकेशन कहाँ खत्म हुआ और ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कैसे आए आप? ओके, ये अच्छा सवाल है। मैं देखिए, मेरा जन्म भुज में हुआ। हाँ। मेरी मम्मी गुजरात की है, पापा राजस्थान के हैं, तो मैं हाइब्रिड हूँ। हाँ। आधा गुजराती आधा राजस्थानी। सो मैंने जब ये हर व्यक्ति को समझना चाहिए, मैंने बीकॉम किया। हाँ जितेंद्र जी, मैंने बीकॉम क्यों किया अगर आप मुझे पूछेंगे तो बहुत क्लियर रहे मेरे दिमाग में कि साइंस करने जितने इंटेलिजेंट थे नहीं, हाँ। और आर्ट्स करने जितने, ऐसा माना जाता था आर्ट्स मतलब कि कुछ नहीं करेगा वो आर्ट्स करेगा, तो आर्ट्स करने जितने डफर थे नहीं, तो बीच का रास्ता चुना, मध्य मार्ग, बीकॉम कर लेते हैं। हाँ। अच्छा, फिर बीकॉम के बाद मैंने एमकॉम नहीं किया और सीए नहीं किया, एमबीए किया। अच्छा। क्यों? क्योंकि एमकॉम करने जितने डफर नहीं थे और सीए करने जितने इंटेलिजेंट नहीं थे, तो अपने मध्य मार्ग चुना। फिर से ऐसा मैं मस्ती में कहता हूँ, है ना, पर ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि एमकॉम करने वाले डफर होते हैं या आर्ट्स लेने वाले डफर होते हैं। अभी तो सर अभी तो कॉमर्स ग्रेजुएट बनना भी बहुत टफ है ना। सो मैंने एमबीए कंप्लीट किया 94-96 में, और उसके बाद मैं सेल्स के जॉब में आया। 4 साल मैंने सेल्स किया। सेल्स के दौरान एक बहुत ही क्रांतिकारी घटना हुई मेरे जीवन में। मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, मेरे पापा संगीतकार हैं बहुत बड़े। अच्छा। और उनके पास 17 डिग्रियां हैं संगीत और साहित्य में। अच्छा। मेरी मम्मी ट्रेंड सेटर है, गुजराती लड़की, और राजस्थान शादी करके आई। इतना घूंघट निकालते थे उस जमाने में, आज से 50-55 साल पहले। मेरी मम्मी ने शादी के 14 साल बाद वापस पढ़ाई शुरू की। पूरे कॉलेज में सिर्फ वो एक ही लेडी थी। अच्छा। क्योंकि जिस जमाने में राजस्थान में लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, हाँ। वहां पे मम्मी कॉलेज में पढ़ने जाती थी। अच्छा। ठीक है, तो डबल एमए बीएड किया मेरी मम्मी ने। फिर मेरी बड़ी सिस्टर एमए इंग्लिश में किया। मेरी छोटी सिस्टर है वो एमए डबल गोल्ड मेडलिस्ट है एमए इकोनॉमिक्स में। मेरा जो ब्रदर है वो आईटी में एमबीए है।
मेरी वाइफ जो है वो गुजराती लिटरेचर में ग्रेजुएट है, हमारी जो बहू है छोटे भाई की वाइफ वो पीएचडी है पेंटिंग में। यस, तो हम एजुकेटेड फैमिली हैं पूरी। जब मैं तो माहौल वो रहा बचपन से हमारा, किताब ब्राह्मण के घर पे क्या होगी, किताबें होगी, तो हम किताबें पढ़ते रहते थे। मैं 10th में था तब मैंने प्रेमचंद, शरद बाबू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम बाबू, सुनील गंगोपाध्याय, रांगे, राघव, इन सबको पढ़ लिया था। 10th के एग्जाम खत्म होने के बाद पढ़ लिया था। तो पढ़ने का बड़ा शौक रहा मुझे। MBA करने के बाद जब मैं मार्केट में उतरा तो मुझे एक चीज समझ में आई कि रुको भैया कुछ गड़बड़ है। MBA किया था मैंने, मैं मार्केट में गया तो पढ़ा था वो तो कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। अच्छा, पढ़ा कुछ था, यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। तो मैंने, मेरे बॉस जो थे सॉफ्टेल मशीन्स लिमिटेड, आइसक्रीम मेकर, हैंड ब्लेंडर बनाते थे, तो मैंने बॉस को बोला, GM को, कि सर मुझे बताओ। अरे यू आर MBA, गो एंड डू इट। तो मैंने कहा यार सेल्स कैसे करते हो, हमने तो सेल्स की प्रोसेस पढ़ी थी, करते कैसे वो सीखा नहीं। तो मैंने डिसाइड किया, बहुत तकलीफें आई मुझे, बहुत तकलीफें आई, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अगर कभी मौका मिला तो कोई भी नया व्यक्ति जब सेल्स में आएगा तो मैं पहले उसको बताऊंगा कि क्या क्या होने वाला है, ताकि वो टिका रहे, घबराए नहीं और वो गलतियां ना करे जो ऑलरेडी सब लोग कर चुके हैं। सेम चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो जब मैं पहले 10 महीने तक सूरत में था, फिर जब राजस्थान गया, राजस्थान मार्केट डेवलप कर रहा था, तो मैंने स्टाफ रिक्रूट किया। तो बॉस पूछते थे, हाँ मार्केट रिक्रूट कर लिया? मैंने कहा हाँ सर, आज उसने ज्वाइन कर लिया, मार्केट में भेजो। 2 दिन बाद पूछा कितना धंधा? मैंने सर अभी मार्केट में भेजा ही नहीं। अरे क्यों नहीं भेजा? मैंने कहा सर भेजूंगा मैं उसको मार्केट में। मैंने क्या किया, मैंने 7 दिन तक उनको ऑफिस में ही बिठाए रखा और उनको पूरा बताया कि तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पुराने जमाने में क्या होता था, आप डॉक्टर के पास आंख दिखाने जाते थे ना, तो डॉक्टर आंख में ड्रॉप डालता था, फिर आपको धुंधला धुंधला दिखता था, फिर खुजली आती थी, पानी बहता था, तो आपको लगता था आंख गई। मेरी आंख तो गई, तो और चिल्ला चिल्ली मचा देता था। आजकल का डॉक्टर ऐसा नहीं करता है, वो ड्रॉप डालने से पहले बोलता है कि देखो मैं ड्रॉप डाल रहा हूँ, इससे आपको 3 घंटे तक धुंधला दिखेगा, कोई साथ में ले जाने के लिए कोई दूसरा आया है ना, ओके, फिर आपको खुजली होगी, पानी बहेगा, लाल हो जाएगा, चिंता मत करना, ऐसा होता है। तो अब आंख फूट भी जाएगी ना तो भी आप चिंता नहीं करोगे, वो डॉक्टर ने बोला था, हो सकता है ऐसा ही हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने उन एडवाइजर्स को, मैंने मेरे स्टाफ को बताया कि देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है और उसको कैसे हैंडल करना है। 7 दिन तक उनको ट्रेनिंग दी और सारा कुछ डॉक्यूमेंट किया और रिपोर्ट भेजा और उन लोगों को मार्केट में छोड़ दिया। रिजल्ट बढ़िया मिला। तो सॉफ्टेल मशीन्स लिमिटेड, कन्वीनियंस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम था। उन्होंने, मेरे जब बॉस ने रिपोर्ट पढ़ी और उन लोगों का रिजल्ट देखा तो उन्होंने बोला कि तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने, मेरी कंपनी ने क्या किया, अनिल जैन सर ने और राजीव बख्शी सर ने, कि पूरे इंडिया में कोई भी व्यक्ति रिक्रूट होता था ना तो उसको जयपुर भेज देते थे। अच्छा, कि तो हफ्ते भर जयपुर जाके आ भैया ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, उस जमाने में कंप्यूटर नया नया आया था, तो मैं रात को बैठकर कंप्यूटर, वर्ड और वो MS ऑफिसर होते थे, है ना, तो वो सब, तो उसमें रिपोर्ट बनाने में मजा भी आता था। टाइपिंग तो सीखा हुआ था ही मैंने 10th में, तो पूरा रिपोर्ट बनाता था वर्ड डॉक्यूमेंट, MS वर्ड में, और पूरा रिपोर्ट बनाकर डॉक्यूमेंट बनाया कि पहले दिन क्या ट्रेनिंग, दूसरे दिन क्या ट्रेनिंग, ये कंप्लीट कंपनी को भेजा। कंपनी ने जयपुर को ट्रेनिंग सेंटर बना दिया। तो वहां से मैं सेल्स के साथ साथ ट्रेनिंग का टेस्ट लग गया मुझे। बराबर। फिर मैंने सीमेंट कंपनी में काम किया, फिर अपने कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का जो जेट किंग है वहाँ पर काम किया, और उसके बाद मैं फुल टाइम ट्रेनिंग में आ गया। क्योंकि जब मैं कोटक लाइफ इंश्योरेंस में आया था तो मुझे एक्चुअली रेफर किया था मैनेजर की जॉब के लिए, सेल्स की। तो इंटरव्यू लिया मेरा सूरत में। अच्छा, ठीक है, 2002 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो सूरत में जब इंटरव्यू लिया उन्होंने मेरा, तो ठीक है हिमांशु, वेरी गुड। हर इंटरव्यू में एक लास्ट क्वेश्चन होता है, व्हाई वी शुड हायर यू, वी हैव 4-5 मोर ऑप्शंस। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि अगर आप मुझे सेल्स मैनेजर रखोगे तो आपको ट्रेनिंग मैनेजर फ्री मिलेगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था ट्रेनिंग देने का। तो उन्होंने बोला कैसे? तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे सब मैं करता हूँ। किताबें पढ़ने का शौक था ही, तो मैंने बहुत सारे मॉड्यूल्स भी बना रखे थे। सर, आपकी 2 किताब आई है जो एजेंट के लिए गीता बोल सकते हैं उसको। एक है प्रश्न पूछेगा वो जीतेगा, इसमें आपने 500 से ज्यादा प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं प्रोस्पेक्ट से, उसके बारे में बताया है। और दूसरा है फैमिली फर्स्ट डायरी, जो हर एक प्रोस्पेक्ट के लिए, वो भी उसके लिए गीता हो सकती है, क्योंकि सारा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इसमें आप वो क्या बोलते हैं, राइटिंग में लिख के रख सकते हैं। तो इतनी इम्पोर्टेंट ये दोनों बुक आपके दिमाग में कैसे आई कि मैं बनाना चाहता हूँ, कैसे कहाँ, मतलब कितने साल पहले वो आपके दिमाग में आया और कैसे ये बुक का? बिल्कुल, देखिए 2 रेफरेंस में इस चीजों को समझते हैं। पहले तो ये कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे एडवाइजर को रिस्पेक्ट, ऑनर, डिग्निटी मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए लेकिन कैसे सवाल आता है फिर? तो निशान बना दिया, परिधान बना दिया, जगह बना दी, लेकिन डॉक्टर, वकील, CA के पास एक और चीज भी होती है,
और वो होता है उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, है ना। डॉक्टर आपको बोलेगा ब्लड रिपोर्ट निकलवा कर लाओ। नाउ ये जो ब्लड रिपोर्ट है ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। आप अमेरिका भी सेम रिपोर्ट भेजोगे, वहां का डॉक्टर राय दे देगा। यही रिपोर्ट आप बैंगलोर भेजोगे, वहां का डॉक्टर भी राय दे देगा आपको, ठीक है। तो डॉक्टर्स के लिए एक जो रिपोर्ट है, डायग्नोसिस रिपोर्ट्स, वो सारी टेस्ट रिपोर्ट, पैथोलॉजी रिपोर्ट, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना। वकील के पास भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। आपका वकील आपको बोलता है कि एफिडेविट दे दो भैया, ना यही एफिडेविट चेन्नई की कोर्ट में भी लागू पड़ता है, यही एफिडेविट कश्मीर की कोर्ट में भी लागू पड़ता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। वसीयत का भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। सीए बोलता है ITR, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। आर्किटेक्ट बोलता है नक्शा भेजो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। एडवाइजर के लिए नीड एनालिसिस, ऑक्सीजन जैसी चीज है, जरूरी है, उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो लाइफलाइन बैलेंस शीट का जो कंसेप्ट मैंने दिया उसको कंप्लीट करना है, लेकिन उस लाइफलाइन बैलेंस शीट को बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आए तो ज्यादा ठीक रहता है। इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन लेनी एक जगह पे और फिर उसका लॉजिकल कंक्लूजन निकालना एंड में। इसलिए ये फैमिली फर्स्ट डायरी इस तरह से बनी कि मेरे एडवाइजर के पास भी एक प्रोफेशनल टूल होना चाहिए। मैं आपसे रैंडमली ऐसे मांगूंगा ना, हाँ भैया आपका ये जानकारी दो रैंडम पन्ने पे, तो आप मुझे देंगे या नहीं देंगे इसमें क्वेश्चन मार्क हो सकता है। लेकिन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है ना, तो व्यक्ति की नेचुरल चीज होती है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। जैसे बैंक अकाउंट खुलवाना है, सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हो, ठीक है। वकील पूछता है कि हाँ भैया तो आप 7 पीढ़ी का पीढ़ीनामा बता देते हो उसको, ठीक है। सीए 3 साल का ITR बता देते हो, क्योंकि वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में मांगता है। एडवाइजर को पान कार्ड का नंबर भी नहीं बताते, डेट ऑफ बर्थ नहीं बताते, क्योंकि वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं मांगता है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, इसलिए फैमिली फर्स्ट डायरी बनाई। और 3 लाख से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच चुकी है। मैं एडवाइजर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, रेकमेंड करता हूँ कि आप न्यू ईयर डायरी देते हैं उसकी जगह ये डायरी दीजिए, ये परमानेंट रहेगी उस व्यक्ति। और देखिए बड़ी ट्रेजेडी की चीज है, प्रोस्पेक्ट के लिए भी कितनी बेनिफिशियल चीज है कि 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनी में, पोस्ट ऑफिस में पड़ा है, कोई क्लेम करने नहीं आया। क्योंकि भारत का, मैं हमेशा कहता हूं, भारत एक अमीर देश है जहां पर गरीब लोग रहते हैं। तो ये कैसे संभव है कि देश अमीर है लोग गरीब है? बिकॉज वी लिव इन फाइनेंशियली अनएजुकेटेड सोसाइटी, आर्थिक रूप से निरक्षर समाज में रहते हैं। हमारे यहाँ पर पैसे को खर्च करने के बारे में बात ही नहीं होती है। आप घर जाइए और वाइफ को बोलिए देख बहुत खराब समय चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, नहीं तो एक काम कर, सारा हिसाब किताब समझ ले। भाई बोले क्या शाम को खराब बोलते हो, कुछ नहीं होगा आपको, आपसे पहले मेरे को होगा। हम बात तक नहीं करना चाहते, ठीक है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पिताजी की उम्र 84 हो चुकी है, पर घर के डॉक्यूमेंट कहाँ पड़े हैं, बात करने की हिम्मत नहीं होती है। राइट और रॉन्ग? सो ये सब चीज अगर एक जगह पे हो, एक जगह पे डॉक्यूमेंटेड हो, तो नहीं भी पूछा है, बातचीत हमारी सामाजिक परंपरा में नहीं है बात करना, तो भी मिल जाएगी बाद में परिवार वालों को। जिनके लिए किया है उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। तो ये फैमिली फर्स्ट डायरी का इस तरह से जन्म हुआ। बराबर। फिर दूसरा जो प्रश्न पूछेगा वो किताब, और मैं बड़े गर्व से आपको बताता हूँ, पूरे विश्व में इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए इस विषय पर ये एक ही किताब है, प्रश्न पूछेगा वो जीतेगा। हमने यूनिवर्सली सुना है कि सेलिंग इज नॉट अबाउट टेलिंग, इट इज अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस, राइट क्वेश्चंस एट राइट टाइम इन राइट वे। पर फिर सवाल आता है कि कौन सा प्रश्न, सही बात, कौन सा प्रश्न पूछे? तो मेरा इसके ऊपर 2 दिन का वर्कशॉप हुआ करता था। तो मेरी मम्मी अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं रही कोरोना के दौर में, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा मेरे सारे वीडियोस देखा करती थी ट्रेनिंग के, यूट्यूब पे भी जो भी करता था और अदरवाइज भी। तो भगवत गीता पे जो मैंने सीरीज की है पूरी, है ना, सो हर एक में मैं प्रश्न के बारे में बात करता था, प्रश्न पूछेगा वो जीतेगा। तो मम्मी बोलती थी कि इस विषय पर तेरा कोई मॉड्यूल है क्या? मैंने कहा मेरा 1-2 दिन का वर्कशॉप है। बोले कब हो रहा है? मैंने कहा अभी तक निश्चित नहीं किया है, करेंगे, कभी अनाउंस करूंगा। बोले जब तू बोल रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट है प्रश्न पूछना और सही प्रश्न पूछना, तो कब करेंगे? अब कोई सीखना चाहता है तो जब करेगा तब का क्यों वेट करे वो व्यक्ति, तब तक क्या करे? अच्छा, तुम जयपुर में अनाउंस करोगे और वो व्यक्ति अहमदाबाद रहता है, चेन्नई रहता है, तो क्या करेंगे? और आ पाया नहीं आ पाया? तो मैंने कहा ये तो समस्या है। तो बोले काम करो, किताब लिख दो, किताब लिख दो, जो भी तुम्हारा मॉड्यूल है जो तुम 2 दिन में सीखा तो उसकी किताब लिख दो। किताब व्यक्ति खरीद लेगा और कभी कहीं भी पढ़ पाएगा, बार बार पढ़ पाएगा। तो मैंने कहा सही बात है, तो मैंने किताब लिख दी, बराबर है, मम्मी की प्रेरणा से। अच्छा। और लॉन्च कर दी। तो आज हिंदी में है, इंग्लिश में है, गुजराती में है प्रिंटेड बुक, मराठी में ई बुक है, और 7 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो रही है, रीजनल लैंग्वेज। सही बात है। अभी 4 बुक्स और लिख रहा हूं मैं, उसमें एक सेल्स के ऊपर लिख रहा हूं, बहुत ही प्यारी किताब लिख रहा हूं। नॉर्मली सब लोग आपको आकर क्या बोलेंगे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, सब ट्रेनर ही बोलते हैं आगे बढ़ो। मैं सेल्स के ऊपर बुक लिख रहा हूं, उसका टाइटल है 2 कदम पीछे। अच्छा। मेरा ऐसा मानना है कि आगे बढ़ने से पहले 2 कदम पीछे हटकर समझो कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है।
अगर आप कचौरी, समोसा, मिर्ची बड़ा, भजिया, पापड़ा, फाफड़ा ये सब खाते हैं, एसिडिटी हो जाती है। फिर सेव उसल खाते हैं, मिसल खाते हैं, एसिडिटी हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? 2 कदम पीछे हटकर समझो कि ये हो क्यों रही है एसिडिटी। तो आप गौर करोगे, जब जब मैं वड़ा सांबार खाता हूँ ना, या जब जब मैं सेव मिसल खाता हूँ ना, पूना मिसल खाता हूँ, जब जब मैं ये कचौरी खाता हूँ ना, तब तो बंद कर दो भैया, बंद कर दो। हाँ, गोली लेना सॉल्यूशन नहीं है। 2 कदम पीछे हटकर समझना, रूट कॉज समझना। सही बात। तो मैं 2 कदम पीछे बुक लिख रहा हूँ, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। एक और मेरी किताब का टाइटल है पॉजिटिव एटीट्यूड इज रॉन्ग एटीट्यूड। ओहो। नॉर्मली सब लोग आपको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड से बड़ा मिसकंसेप्शन नहीं है धरती पे। ठीक है, उस विषय पर मैं बहुत बहुत प्यारी किताब लिख रहा हूँ। जब आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे कि कमाल होगा, मजा आ गया। बराबर। ठीक है, एक और किताब लिख रहा हूं मैं, और उस मिथ को ब्रेक कर रहा हूं। मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूं कि जो भी मिथ है, इतने वर्षों से चले आ रहे फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, इतना पॉजिटिव करके भी नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब 2 कदम पीछे हट के समझो। तो एक और मिथ ब्रेक कर रहा हूं। नॉर्मली लोग बोलते हैं कस्टमर इज किंग। मैं किताब लिख रहा हूं कस्टमर इज नॉट किंग। डोंट ट्रीट योर कस्टमर एज ए किंग। तो लोग बोलते हैं हाँ सही बात है, कस्टमर गॉड है। मैं बोलता हूं नो, कस्टमर इज नॉट गॉड। डोंट ट्रीट योर कस्टमर एज ए गॉड। तो कस्टमर है क्या, वो बुक पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, तो उससे फिर मैं किताब लिख रहा हूँ। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात बताई। अभी सर टाइम ही भी बहुत हो रहा है, तो थैंक यू सो मच। आपने इतना समय निकाला और इंटरव्यू के लिए टाइम दिया, आपका बहुत कीमती समय होता है। मित्रों, बहुत सर के साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आई। और मैं तो आज पूरा दिन सर के साथ रहा तो मेरा तो जीवन धन्य हो गया ऐसा लगता है। सर का सारा वीडियो मैंने देखा है और आज मैं सर को मिलने के लिए स्पेशल अंकलेश्वर से यहाँ आया हूँ। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो सलाहकारेश्वर तीर्थ बन रहा है, एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट, ये अपने लिए ही है। तो एक बार विजिट अवश्य करें और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। नेचर के सामने हम बैठे, सामने नर्मदा नदी है और बहुत अच्छा नेचुरल व्यू है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार अवश्य यहाँ पधारे, ऐसी रिक्वेस्ट है मेरी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। फ्रेंड्स, मैं आपको जगह बता देता हूँ, अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारी विश्व की सबसे बड़ी नंदी जी की मूर्ति है। ऊपर आप देखेंगे चांद खिल रहा है, पूनम के नजदीक पहुंचने वाले हैं। ये पूरा जो एरिया है, ये उत्तर वाहिनी पवित्र मां नर्मदा। सर्दियों में 20 प्रकार के पक्षी यहां पर आते हैं। आपको आवाजें सुनाई दे रही होगी। सुबह आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर पक्षियों की आवाज से आपकी नींद खुल जाएगी। इतना सुंदर वातावरण होता है सुबह, शाम, दिन, दोपहर, जब भी आएंगे तब जरूर आइए। यहां पर विश्व का पहला और एकमात्र इंश्योरेंस थीम बेस्ड सलाहकारेश्वर महादेव एंड एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट। ऑल द बेस्ट। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास है, रेंगण गांव।